अब हम आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में और एक बार देखते हैं कि यह किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और फिर 8वां वर्ग है जिसमें कि 3-3 तत्व हैं। और उसके बाद है फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी। तो 8वें के इधर हम ए देख रहे हैं और 8वें के उस तरफ हम बी देख रहे हैं। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। तो आधुनिक आवर्त सारणी को बहुत ही क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित ढंग से बनाया गया है। यदि हम फर्स्ट ए को कहें तो फर्स्ट ए मतलब पहला वर्ग हो गया। यदि हम थर्ड बी को लें यानी वह 13वां वर्ग है। तो IUPAC सिस्टम के आधार पर बाद में इन्हीं को 1 से लेकर 18 वर्ग तक माना गया। आइए अब हम वर्ग की विशेषताओं के बारे में समझें। वर्ग, हमने देखा कि यहाँ 18 वर्ग है। तो वर्ग संख्या को हम कैसे पहचानेंगे? संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। वर्ग को हम एक उदाहरण से देखते हैं। हम प्रथम वर्ग को लेते हैं, क्षार धातुओं को, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो जब हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं तो सभी के बाह्यतम कोश में एक एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 1 है। तो इन सबको प्रथम वर्ग में स्थान दिया गया है। और एक विशेष बात आप यहाँ देखिए कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं कोशों की संख्या बढ़ती जाती है और सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है या समान इलेक्ट्रॉन है तो इनके रासायनिक गुण भी समान होंगे। तो वर्ग में जितने भी तत्व हैं वे रासायनिक दृष्टि से समान होते हैं। अब हम आवर्त के बारे में समझेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त है जबकि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 6 आवर्त थे। जब मेंडलीफ ने आवर्त सारणी प्रस्तुत की थी उसके बाद बहुत सारे और तत्वों की खोज हुई। उन तत्वों को 7वें आवर्त में स्थान दिया गया। प्रथम आवर्त लघुत्तम आवर्त है, दूसरा और तीसरा आवर्त लघु आवर्त है, चौथा और पांचवा आवर्त जो है दीर्घ आवर्त है और छठवां सातवां आवर्त दीर्घतम आवर्त है। तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में 8-8 तत्व, चौथे और पांचवें में 18-18 तत्व और छठवें और सातवें में 32-32 तत्व रखे गए हैं। आवर्त को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं? तो आवर्त यानी कोशों की संख्या। आवर्त को हम कोशों की संख्या से जान सकते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम दूसरे आवर्त की बात करते हैं जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जब हम देखते हैं तो लिथियम 2-1, बेरिलियम 2-2, बोरॉन 2-3, कार्बन 2-4, नाइट्रोजन 2-5, ऑक्सीजन 2-6, फ्लोरीन 2-7, नियॉन 2-8। तो सभी में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो उसी कोश में बढ़ती जा रही है, यानी दूसरे कोश में ही इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरते जा रहे हैं। तो कोशों की संख्या यहाँ स्थिर है। कोशों की संख्या में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदलता है। तो आवर्त में हम कह सकते हैं कि तत्वों के रासायनिक गुण जो है वो बदलते हैं। इस प्रकार आवर्त के बारे में हम समझ सकते हैं कि कोशों की संख्या यानी आवर्त। आइए अब हम आवर्त में तत्वों एवं ऊर्जा कोशों में इलेक्ट्रॉनों के मध्य सहसंबंध को समझें कि किसी भी आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी और उसका भरे जाने वाले कक्षक से किस प्रकार का संबंध है, यह हम समझेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से लेकर 7 आवर्त हैं। तो प्रथम आवर्त लघुत्तम आवर्त है,
यानी भरा जाने वाला ऊर्जा कोश n बराबर 1, भरा जाने वाला कक्षक 1s, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, s में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, तत्वों की संख्या 2, यानी प्रथम आवर्त में 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन एवं हीलियम। आवर्त संख्या 2, n बराबर 2, यानी भरा जाने वाला मुख्य ऊर्जा कोश n बराबर 2, कक्षक 2s 2p, s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 एवं p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6, तो तत्वों की संख्या हो गई 8। यहाँ पर लिथियम से नियॉन तक 8 तत्व हैं, इसे लघु आवर्त कहते हैं। आवर्त संख्या 3, भरा जाने वाला ऊर्जा कोश n बराबर 3, भरा जाने वाला कक्षक 3s 3p, 3s में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, 3p में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। इस प्रकार तत्वों की संख्या हो गई 8, जो हम लघु आवर्त 3 में सोडियम से ऑर्गन तक तत्व को देखते हैं। आवर्त संख्या 4, n बराबर 4, भरे जाने वाले कक्षक 4s 3d 4p, 4s में इलेक्ट्रॉन 2, d में इलेक्ट्रॉन 10 और p में इलेक्ट्रॉन 6, तो तत्वों की संख्या हो गई 18। तत्वों की संख्या 18, पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक तत्व यहाँ पर रखे गए हैं, इसे भी दीर्घ आवर्त कहते हैं। आवर्त संख्या 5, n बराबर 5, यानी भरे जाने वाले ऊर्जा कोश का मान हो गया 5वां है, और भरा जाने वाले कक्षक 5s 4d 5p, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन, 5p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो तत्वों की संख्या हो गई 18। तत्व यहाँ पर रुबिडियम से ज़ेनॉन तक भरे जाते हैं और कुल 18 तत्व हैं, इसे दीर्घ आवर्त कहते हैं। आवर्त संख्या 6, n बराबर 6, भरे जाने वाले कक्षक 6s 4f 5d 6p, 6s में 2, 4f में 14, 5d 10, 6p 6, तो इस तरह इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल यहाँ पर 14 और 2 16, 16 और 6 22 और 10 32, तो तत्वों की संख्या भी यहाँ पर 32 है। सीजियम से रेडॉन तक यहाँ पर तत्व हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन 4f श्रेणी में भी भरे जाते हैं। यहाँ पर 4f श्रेणी में लैंथेनाइट श्रेणी, जहाँ सीरियम से ल्यूटीशियम तक के तत्व भी हैं। तो आवर्त संख्या 6 में कुल तत्वों की संख्या हो गई 32, इसे दीर्घतम आवर्त भी कहते हैं। आवर्त संख्या 7, भरे जाने वाले ऊर्जा कोश n बराबर 7, भरे जाने वाले कक्षक 7s 5f 6d 7p, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन, 5f में 14 इलेक्ट्रॉन, 6d में 10 इलेक्ट्रॉन, 7p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी तत्वों की संख्या 32 है, और इन इलेक्ट्रॉनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 32 ही आता है। यहाँ तत्व फ्रेंशियम से ऑग्नेसॉन तक भरा जाता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन 5f श्रेणी में भी प्रवेश कर रहा है। यहाँ एक्टिनाइट श्रेणी है, 5f श्रेणी एक्टिनाइट श्रेणी है, जिसमें तत्व थोरियम से लॉरेंशियम तक है। तो इस प्रकार
सातवें आवर्त को भी दीर्घतम आवर्त कहते हैं। प्रथम आवर्त लघुत्तम आवर्त, दूसरा और तीसरा लघु आवर्त, चौथे और पांचवें आवर्त को दीर्घ आवर्त, छठवें और सातवें आवर्त को दीर्घतम आवर्त कहते हैं। तो यहाँ हम सीखें कि आवर्त में तत्व कितने भरे जाएंगे या कितने होंगे, यह ऊर्जा कोशों में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों से किस प्रकार संबंधित है, यह हमने जाना। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को 4 प्रकार से बांटा गया है। अक्रिय गैस, प्रतिनिधि तत्व, संक्रमण तत्व, अंतर संक्रमण तत्व। अक्रिय गैस 18वें वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें अक्रिय गैस कहते हैं। इनकी रासायनिक क्रियाशीलता बहुत कम होती है क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2np6 होता है। अक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसों के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बाद में ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन के कुछ यौगिक पाए गए, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिनिधि तत्व। प्रतिनिधि तत्वों में S ब्लॉक के तत्व एवं P ब्लॉक के तत्व आते हैं। P ब्लॉक के 18वें वर्ग को छोड़कर यानी शून्य समूह के तत्व को छोड़कर 17 तक P ब्लॉक के तत्व एवं S ब्लॉक के तत्व प्रतिनिधि तत्व के अंतर्गत आते हैं। S ब्लॉक के तत्व हाइड्रोजन को छोड़कर सभी यहाँ पर धातु होते हैं और P ब्लॉक में हम देख रहे हैं कि धातु, अधातु और उपधातु है और एक डायगोनल के द्वारा धातु और अधातु अलग अलग स्थान पर हैं। इसके बाद तीसरा है संक्रमण तत्व यानी D ब्लॉक के तत्व। संक्रमण तत्व जो है ये सभी धात्विक प्रकृति के होते हैं और D ब्लॉक जो तत्व है इन्हीं से उठाकर अलग से अंतर संक्रमण तत्व बनाए गए हैं। D ब्लॉक तत्वों में जो लैंथेनम है, लैंथेनम के बाद 14 तत्व लैंथेनाइट श्रेणी में है और एक्टिनियम के बाद 14 तत्व जो है वो एक्टिनाइट श्रेणी यानी F ब्लॉक में जाते हैं। तो यहाँ लैंथेनम के बाद हॉफनियम है और एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम है। तो 14 तत्वों की अलग से श्रेणी बनी हुई है। यहाँ D ब्लॉक में 10 तत्व रखे गए हैं और D ब्लॉक के सभी तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं यानी संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं और इन्हें बीच में रखा गया है। ये जो संक्रमण तत्व हैं ये प्रबल धन विद्युतीय तत्व और प्रबल ऋण विद्युतीय तत्वों के मध्य एक सेतु का कार्य कर रहे हैं यानी इनके गुणों में S ब्लॉक से P ब्लॉक तक जाते जाते गुणों में क्रमिक परिवर्तन को दर्शा रहा है, इसलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व कहते हैं। इसके बाद है अंतर संक्रमण तत्व। अंतर संक्रमण तत्व जैसा हमने पढ़ा अभी कि लैंथेनाइट और एक्टिनाइट। लैंथेनाइट की जो श्रेणी है वह प्रारंभ होती है सीरियम से ल्यूटीशियम तक और एक्टिनाइट की जो श्रेणी है वो प्रारंभ होती है थोरियम से लॉरेंशियम तक। ये 4F श्रेणी है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट जो है वो 5F श्रेणी के नाम से प्रचलित है। इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करते हैं। आइए अब हम सीखते हैं आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निश्चित करना। यानी हमारे पास यदि कोई तत्व प्रश्न में आता है कि इस तत्व का आवर्त क्या होगा या उसका परमाणु क्रमांक दिया है, उसकी आवर्त पूछ रहे हैं या ब्लॉक पूछते हैं या वर्ग पूछते हैं, तो हम उसकी पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उस आधार पर हम निर्धारित कर लेंगे कि संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में प्रवेश करता है। इस तरह की बातों को हमें पहले सीख लेना चाहिए। इसके बाद ही हम आवर्त सारणी में तत्वों के स्थान को निश्चित कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आवर्त कैसे पहचानना है। किसी भी तत्व में आवर्त को पहचानने के लिए कि वह किस आवर्त का सदस्य है, उसके लिए संयोजी कोश की मुख्य ऊर्जा स्तर
जैसे यदि लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक है 3, विभाजित करने पर 2, 1, कोशों की संख्या यहाँ पर हो गई 2, आवर्त संख्या 2। या हम उदाहरण लेते हैं पोटेशियम, पोटेशियम 19, 2, 8, 8, 1, कोशों की संख्या 1, 2, 3, 4, तो आवर्त संख्या भी हो गई 4। तो इस प्रकार हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त को पहचान सकते हैं। अब हम आते हैं ब्लॉक कि वह तत्व किस ब्लॉक से संबंधित है। तो यदि S ब्लॉक का सदस्य है तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करेगा। यदि P ब्लॉक का सदस्य है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन P में प्रवेश करता है। यदि D ब्लॉक का सदस्य है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन D उपकोष में प्रवेश करेगा। यदि F ब्लॉक का सदस्य है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन F उपकोष में प्रवेश करता है और इसी आधार पर हम इसकी पहचान करेंगे। हम इस लिथियम को ही ले लेते हैं। लिथियम का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है 1, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2s1। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2s1, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन S उपकोष में प्रवेश करता है, तो इसलिए यह S ब्लॉक का सदस्य है। पोटेशियम में भी 1, 2, 3, 4, ये 4th शेल इसका संयोजी कोश है, तो 4s1, तो यहाँ भी अंतिम इलेक्ट्रॉन S में प्रवेश करता है, तो यह पोटेशियम भी S ब्लॉक का तत्व है। यदि हम P ब्लॉक का कोई तत्व लेते हैं, जैसे नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7, 2, 5, 1s2, 2s2, 2p3, तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन P में प्रवेश कर रहा है नाइट्रोजन में, तो इसलिए नाइट्रोजन भी P ब्लॉक का सदस्य होगा। या हम इसको इस तरह से जब हम वर्ग को पहचानते हैं, वर्ग को पहचानने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जानना है कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक, इसमें हम किस तरह से अगर तत्व इन ब्लॉक में है तो कैसे अलग अलग हम पहचान करेंगे। तो जैसे S ब्लॉक है, तो S ब्लॉक का कोई तत्व है और उसका वर्ग हमें जानना है, तो उस तत्व के NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे यदि हम लेते हैं फर्स्ट A यानी प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ग में लिथियम, तो हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं 3, परमाणु क्रमांक 2, 1, तो NS में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई यहाँ पर 1, तो वर्ग संख्या भी यहाँ पर हो गई इसकी 1। यहाँ पर यदि हम बेरिलियम को लें, बेरिलियम 4, 2, 2, इसमें NS में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन यानी 2s2, तो वर्ग संख्या 2। अब हम सीखेंगे P ब्लॉक में का यदि तत्व है तो उसकी वर्ग संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सूत्र है, P ब्लॉक के अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS2 NP126, तो 10 धन NS एवं NP ये दोनों प्लस करना है, NS और NP और 10। तो इसको भी हम समझेंगे उदाहरण से। यहाँ हम बोरॉन का एग्जाम्पल लेते हैं। बोरॉन, बोरॉन में 5 है परमाणु क्रमांक, 2, 3। बाह्यतम कोश को यदि विभाजित करेंगे संयोजी कोश को, तो 2s2 2p1। अब हम इस फॉर्मूला में इसको अप्लाई करते हैं। 10 धन S में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 2 धन P में उपस्थित इलेक्ट्रॉन 1, 1, तो हमारे पास 13 संख्या आती है जो कि बोरॉन का वर्ग है।
इसी प्रकार यदि हम कार्बन को लें 6, 2, 4 विभाजित करने पर, तो बाह्यतम कोश के लिए 2s2 2p2। इस फॉर्मूला में कार्बन के लिए वर्ग पहचानना है, तो 10 धन s के इलेक्ट्रॉन 2, p के इलेक्ट्रॉन 2, तो वर्ग संख्या हो गई 14। तो कार्बन वर्ग 14 का सदस्य है, बोरॉन वर्ग 13 का सदस्य है। अब हम सीखेंगे कि यदि डी ब्लॉक के सदस्य हैं और उसकी वर्ग संख्या हमें पहचाननी है, डी ब्लॉक तत्वों के लिए वर्ग संख्या पहचानना है, तो एक उदाहरण लेते हैं स्कैंडियम 21। इसके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d1 4s2। इस फॉर्मूला में देखिए n-1d व ns के इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग। तो यहाँ पर n-1 यानी कि 3d और ns यानी कि 4s, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 प्लस इसके लिए हो गया 2 इक्वल टू 3, तो वर्ग संख्या इसकी हो गई 3। यदि हम टाइटेनियम को लेते हैं 22 3d2 4s2, तो यहाँ d में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 2, s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ टाइटेनियम चौथे वर्ग का सदस्य है। तो इन फॉर्मूला से हम डी ब्लॉक में प्रेजेंट जो तत्व हैं वह किस वर्ग से संबंधित है ये हम पहचान सकते हैं, और एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका संबंध तीसरे वर्ग से ही है। तो एफ ब्लॉक के किसी भी तत्व के लिए यदि प्रश्न आता है तो वर्ग संख्या होगी 3, क्योंकि ये तीसरे वर्ग के ही सदस्य होते हैं।